और हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज से हम लोग सीखना शुरू करने जा रहे हैं और उसी तरीके से हम लोग सीखना शुरू करने जा रहे हैं जिस तरीके से हम लोगों ने अपने पिछले पॉडकास्ट में शायद बात करी थी। लेकिन जैसे ही हम लोग एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे होते हैं तब हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यही नहीं समझ में आता है क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो मेरी यही बनती है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन लोगों का मैं कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूँ। इस पॉडकास्ट को वही देख रहा होगा जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो सर आप पहले इवोल्यूशन वाला मेथड ही हमें समझा दीजिए कि इसमें क्या है क्या नहीं। इस तरीके से सीखने से कहीं पर भी कोई भी ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और टेंसेस वगैरह जो किताबों में पढ़ने पड़ते हैं वो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सच बात तो यह है कि ये 12 के 12 टेंसेस हमारे बोलने में इस्तेमाल नहीं होते। जहां पर तुम अटकते हो उन्हें सीखने की जरूरत ही नहीं है। पर ये बात कह रहा हूं मैं केवल और केवल कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। पढ़ाऊंगा तो मैं अपने तरीके से ही। जब स्पीकिंग करनी होती है, ध्यान से समझिएगा इस वाले पॉइंट को ना, जब स्पीकिंग करनी होती है तो लोग फिर से रीडिंग और राइटिंग करने लगते हैं लोगों से कि आखिरकार हम लोग बातचीत करते ही क्यों हैं। क्योंकि लोग ना चीजों को रट लेते हैं। मैं बार-बार दर्शकों से ये कहता हूँ कि भाई मैं चीजों को थोड़ा-सा ना ज़्यादा डिटेल में समझाना चाहता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट ना उनके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे कि यही है, मीडियम क्लियर नहीं होता, माध्यम क्लियर होता है। देखिए लेकिन एक बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि वोकैब को ना आप लोगों को यूज़ करना नहीं आता, उसे प्रॉपर्ली यूज़ करना नहीं आता, सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता और वही सही तरीके से यूज़ करना सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। वो आप यकीन मानिए इन्हीं 3 कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ करके हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। बच्चे लोग कहते हैं सर ये हैव कहाँ का कैसे यूज़ करते हैं? सर हैव समझा दो मेरे को। और बी अंग्रेजों ने क्यों यूज़ करना शुरू कर दिया, इसको समझोगे तब तो आप बी को प्रॉपर्ली यूज़ कर पाओगे। अंग्रेजों ने क्या सोच करके यूज़ करना शुरू करा, वैसे ही हम सोचना शुरू करें और बोलना शुरू। कि जब आप नई-नई लैंग्वेजेस सीखते हो ना, तो ये भी दिमाग तेज करने में आपकी मदद करता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको हिंदी के शब्द कम पता है और इंग्लिश के ज्यादा पता है। जब इंग्लिश के ज्यादा पता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको इंग्लिश ज्यादा आती है ना। बस बोले नहीं जाती। तो लैंग्वेज का मूल क्या बना जा करके, यानी कि लैंग्वेज की जड़ में क्या है, यानी कि वो चीज क्या है जिसकी वजह से भाषा का आविष्कार हुआ, किसकी वजह से लोगों ने बोलना शुरू करा, वो है उन्हें इंग्लिश आती है या नहीं आती है, लेकिन इसे कमजोर लेकर के ना चले। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है ना वो नमस्कार साथियों, मैं अवंतिका। नमस्कार साथियों, मैं सौम्या। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे दूसरे पॉडकास्ट में, जहां हम आज से स्पोकन इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि अगर आपको जल्द से जल्द इंग्लिश सीखना है तो आपको किन किन तरीकों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और किन तरीकों से आपको बचना है। तो चलिए, इतना अपना बेस मजबूत करने के बाद अब हम स्वागत करते हैं अपने मार्गदर्शक नियो सर का, जो कि एक लिंग्विस्ट है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं नियो सर का। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। धन्यवाद तो आपका सर, आपने हमें और हमारे व्यूवर्स को बहुत कुछ सिखाया है नए तरीकों से और नया आपने बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पर हम अपने व्यूवर्स को एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि सर ने भी हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया है, जिसे आप डायरेक्ट सर से सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। हाँ जी सर, तो शुरू करते हैं। हाँ। तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि कहाँ से और कैसे शुरू करें। जी दर्शकों नमस्कार। अब जैसा कि आप लोगों को बता ही दिया है कि हाँ मैंने भी अभी नई टीम को ज्वाइन कर लिया है, ताकि अब हम लोगों को टाइम की किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो और आप लोगों को रेगुलर टाइमली वीडियोस मिलते रहें। क्योंकि इससे पहले बहुत ढेर सारी दिक्कतें आई, कभी ऑडियो को लेकर, कभी वीडियो को लेकर के, लेकिन कई बार हम लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश करी पर नहीं हो पाया। तो फिर फाइनली मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज से हम लोग सीखना शुरू करने जा रहे हैं और उसी तरीके से हम लोग सीखना शुरू करने जा रहे हैं जिस तरीके से हम लोगों ने अपने पिछले पॉडकास्ट में शायद बात करी थी कि भाई हम लोग एक इवोल्यूशन वाले मेथड से सीखना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल एक नए तरीके से, जिसका इंतजार था वो आज खत्म होने वाला है। और हाँ, इससे पहले कि हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करें, ये बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा और आपको, आपके दर्शकों को, मतलब मेरे भी दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूँगा। मैं बार-बार भूल जाऊँगा कि हाँ ये मेरे भी दर्शक हैं अब, तो हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए कि जिस आज का जो पॉडकास्ट है ये कायदे में 2 हिस्सों में होगा। 2 हिस्सों में होगा का मतलब ये है कि एक हिस्सा तो वो है जो अभी आप देख रहे हैं और दूसरा हिस्सा जो है वो आपको 2-4 दिन के बाद मिल जाएगा। और उसमें क्या होगा कि मतलब बस ये है कि एडिटिंग में जो कुछ टाइम लगना होगा उसके बाद मिल जाएगा। कोशिश तो हम यही करेंगे कि वो आज ही रिकॉर्ड हो जाए। और आज का जो पॉडकास्ट है, यानी हमारी आज की जो क्लास भी होगी, भले ये पॉडकास्ट के रूप में है, ये आज की जो क्लास होगी, ये क्लास भी 2 हिस्सों में होगी। जिसमें कि पहले हिस्से में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का मैं कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूं।
क्योंकि इंग्लिश को लेकर के, एक फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के कई बार लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठा रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हाँ, हमें अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए तो आदत होती है, बचपन से बोलते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारी दिक्कतें, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग सीख चुके होते हैं क्योंकि बचपन से बोलते चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे होते हैं, तब हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यही नहीं समझ में आता है क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। तो जब आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने जा रहे होते हैं, तो कई बार ना कॉन्फिडेंस हम लोग लूज़ कर जाते हैं। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो मेरी यही बनती है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन लोगों का मैं कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूँ। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो सीखने की हिम्मत भी बढ़ जाएगी, और कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ा तो फिर आधे मन से सीखेंगे, और आधे मन से सीख करके हम लोगों को कभी कोई मंजिल मिलती नहीं है। तो मंजिल अगर पानी है तो जाहिर सी बात है, मन पूरा होना चाहिए, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो पहले हिस्से में मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा, और दूसरे हिस्से में मैं उन बेसिक्स को बताऊंगा जो कि काम आएंगे हमारे वाले मेथड से लैंग्वेज को सीखने के। तो बेसिक्स आपके अगर एक बार क्लियर हो गए, मजबूत हो गए, तो आप लोग इस तरीके से ज्यादा इंग्लिश सीख पाएंगे। अब इन बेसिक्स को तो मैं दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई आप ये पॉडकास्ट ना पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक्स क्लियर होंगे, और ये हमारे आगे आने वाले पॉडकास्ट जितने होंगे उन सब में ये बेसिक्स काम आएंगे। तो ये बेसिक्स जरूर क्लियर करने। तो पहला तो हिस्सा है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और दूसरा हिस्सा है बेसिक्स मजबूत करने के लिए। तो बेसिक्स मजबूत होने बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम इवोल्यूशन वाले मेथड की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि आप लोग सीखने से पहले एक बात को और जरूर ध्यान दें, क्योंकि भाई देखो, इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देख कौन रहा होगा? इस पॉडकास्ट को वही देख रहा होगा जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं नहीं आती, जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन वो इंग्लिश बोलना चाहता है। अब वो इंग्लिश बोलना चाहता है, तो वो अलग अलग मीडियम से आ सकता है। कि अगर कोई हिंदी मीडियम से आने वाला बालक है तो वो भी हो सकता है इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, और इंग्लिश मीडियम से आने वाला बालक हो सकता है देख रहा हो। ये दोनों लोगों के लिए ही है पॉडकास्ट, अगर वो लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में अच्छे से बातचीत करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली बातचीत करना चाहते हैं, और वो भी बिना कोई गलती करे। तो सर आप पहले इवोल्यूशन वाला मेथड ही हमें समझा दीजिए कि इसमें क्या है क्या नहीं। हाँ, देखिए, इवोल्यूशन वाला मेथड हम लोग तो शुरू से ही कहते आए हैं कि हमारा जो मेथड है इंग्लिश सीखने का, सिखाने का, ये बिल्कुल ही अलग तरीका है, और इसमें हम लोग इवोल्यूशन वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कमेंट्स में मैंने भी देखा था, काफी सारे लोग इस इवोल्यूशन वाले मेथड का वेट कर रहे थे कि कब हम लोग सीखना शुरू करेंगे, मतलब जो हमारे दर्शक लोग हैं कब सीखना शुरू करेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि इवोल्यूशन वाले मेथड को, पहले तो इवोल्यूशन मेथड, तो ये मेथड है, तो इवोल्यूशन वर्ड अगर आपको पता है तो आप इवोल्यूशन वाले मेथड को समझोगे, और अगर आप इवोल्यूशन वाला मेथड समझ गए तो आप हमारे सीखने से, जो हमारा सिखाने का तरीका है, उससे आप जल्दी ट्यूनिंग बना पाओगे, और ट्यूनिंग जितनी जल्दी बननी शुरू हो गई, उतनी ही जल्दी और उतनी ही तेजी से आप लोग सीखना शुरू कर दोगे। तो अब यहाँ पर बात ये बनती है आकर के, इवोल्यूशन क्या होता है? देखिए, इवोल्यूशन का मतलब बहुत अच्छा होता है। अब जैसे कि हम आज की डेट में हम सभी लोग फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन बोल रहे होते हैं जिसे, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप भी यूज करते हैं, दर्शक लोग भी यूज करते हैं, और हो सकता है हमें मोबाइल फोन पर ही देख रहे हो बहुत सारे लोग। तो ये मोबाइल फोन आज आप लोगों को जैसा दिखाई दे रहा है, क्या ये शुरू में बिल्कुल ऐसा ही इसका आविष्कार हुआ होगा? नहीं। सबसे पहले तो आप ध्यान करो जरा, आपको बहुत पुरानी मूवीज अगर आपको देखने मिले तो आपको मिलेगा कि भाई पहले फोन ऐसा होता था, रिसीवर अलग होता था, कान पर लगाते थे उसे, माइक्रोफोन अलग होता था, वैसे बोलते थे, और बड़ी मुश्किल से बातचीत होती थी। पहले इस तरीके से बातचीत होती थी, और इसको टेलीफोन को रखने के लिए एक अलग जगह होती थी पहले। फिर क्या हुआ, फिर वो रिसीवर माइक्रोफोन को जोड़ा गया, फिर धीरे धीरे करके फोन का विकास होता चला गया, फिर धीरे धीरे करके वो मोबाइल फोन के रूप में आया। तो पर उसमें उस समय तक अभी तक कुछ नहीं होता था, मैसेज भी नहीं हो पाते थे, फिर उसमें मैसेज जोड़े गए, फिर कैमरा जोड़े गए, फिर उसमें वीडियो भी बनने लगे, फिर उसमें इंटरनेट भी आ गया, इंटरनेट भी हम लोग यूज करने लगे, और आज इस फॉर्म में ये इवोल्यूट होकर के आया है। तो इसका इवोल्यूशन प्रोसेस जो है इतना लंबा रहा है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हर चीज का इवोल्यूशन होता रहता है। ऐसे ही इवोल्यूशन हर भाषा का हुआ है। आज जिस रूप में भी भाषा हम लोगों को दिखाई देती है, ये एक्चुअली पूरी मैच्योर फॉर्म में है, और ये इतनी मैच्योर हो चुकी है, और इसी मैच्योर फॉर्म में हमें समझ में नहीं आता कि क्या शुरू करें और कैसे शुरू करें। तो जब मैं कहता हूं लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ है, तो जरा बात समझने की कोशिश करिए कि अंग्रेज लोगों ने भी जब अंग्रेजी बोलना शुरू करा होगा, तो आपको क्या लगता है कि वो सारे के सारे नियम तो इकट्ठे नहीं बना दिए गए होंगे? जैसा कि हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में भी जिक्र करा था, सारे नियम तो इकट्ठे, पहले उनको कुछ जरूरत लगी होगी, तो उसको बोलने के लिए उन्होंने अपने कुछ नियम बनाए होंगे। अब नियम बनाए होंगे तो उसको बोलना शुरू कर दिया, फिर उन्हें कोई दूसरी जरूरत पड़ी होगी तो उसके लिए नियम बनाए होंगे, फिर उसको बोलना शुरू कर दिया, फिर कोई नई जरूरत पड़ेगी उसके लिए नया नियम, फिर बोलना शुरू कर दिया, फिर नया नियम। तो धीरे धीरे करके लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा मैच्योर फॉर्म में हम लोगों के सामने
आ गई। जी। और इसी मैच्योर फॉर्म में हमें समझ में नहीं आता क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो जब हम कहते हैं कि इवोल्यूशन वाला सॉरी तो जब हम कहते हैं कि हम इवोल्यूशन वाला मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को सिखाने के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम वो सीखेंगे जो अंग्रेजों ने सबसे पहले बोलना शुरू करा था, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने जो बोलना शुरू करा था, जो नियम बनाया था वो, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद अगला नियम, फिर उसके बाद अगला नियम। तो इससे बेस बिल्कुल मजबूत होता हुआ चलता है और इस तरीके से सीखने से कहीं पर भी कोई भी ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और टेंसेस वगैरह जो किताबों में पढ़ने पड़ते हैं वो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और इसका एहसास हमारे अगले वीडियो से या इस वीडियो से ही दर्शकों को हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि जब आप हमारे इस नए तरीकों को एक्सेप्ट करने जा रहे हो, और गारंटी मैं ले रहा हूँ कि पक्का पक्का अगर मेरे तरीके से चले तो हाँ इंग्लिश बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बोलना शुरू कर देंगे। तो जब इस तरीके से सीखने जाओगे तो क्या होता है कि आप लोगों ने जो जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो उन्होंने पहले भी इंग्लिश सीखने के लिए कई कई तरीकों से ट्राई करा होगा। तो हो सकता है कि वो हमारे तरीकों को कहीं पर जाकर के मैच करने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले कि उन पुराने तरीकों को सबसे पहले वो बिल्कुल भूल चाहिए। और अगर वो भूल जाएंगे तो इस नए तरीकों को एक्सेप्ट कर पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे तो वो उसे अच्छे तरीके से मतलब कि बोल पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे। तो सर ये तो बहुत बढ़िया है, वैसे भी हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हम सब भूल जाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आप भी तैयार हैं क्या सब कुछ भूलने के लिए? हमें कमेंट करें सर। तो सर अगर सब कुछ हम भूल जाएंगे तो बोलेंगे कैसे सर? देखो भूलने के लिए मैं इंग्लिश भूलने के लिए नहीं कह जी। रहा, मैं कह रहा जो आपने इंग्लिश बोलने के लिए जो आपने तरीके इस्तेमाल करे थे जी सर। उन तरीकों को भूल जाओ। इंग्लिश नहीं भूलनी है, इंग्लिश नहीं भूलनी जी। है। जी सर। तो हाँ तो सर हम ये मान के चले कि जो हमारी किताबों में 12 टेंसेस होती है उन्हें हमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब। देखिए अरे बहन रहने दे, जब सर कह रहे हैं कि भूल जाना है तो भूल जाते हैं। सर आप बताइए आगे। देखो टेंसेस क्या है कि देखो ये अच्छा हुआ आपने टेंसेस का ढंग से छेड़ दिया, क्योंकि मैं भी नॉर्मली जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैं कॉन्फिडेंस पहला जो हिस्सा होता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं एक बार को जिक्र करता जरूर हूँ इन्हीं टेंसेस का, किताबों का। देखिए टेंसेस क्या है कि जैसे कि कई बार ना, जैसे कि हमसे भी कोई कहता है कि इंग्लिश सीखने जाओ तो वो 12 टेंसेस कहते हैं कि आप इन्हें मजबूत कर लो। तो सही बताऊं तो वो 12 टेंसेस होते हैं, बहुत ढेर सारे बच्चे लोग ना इस पर बहुत 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 मेहनत कर रहे होते हैं और कई बार उन पर ही मेहनत करते करते वो अटक जाते हैं, फिर कई बार तरीके समझ में नहीं आते। तो देखो मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि देखो 12 जो टेंसेस होते हैं ना, सच बात तो ये है कि ये 12 के 12 टेंसेस हमारे बोलने में इस्तेमाल नहीं होते। मैं तो ये कहता हूं कि 12 में से 6 टेंसेस ही आपको मजबूत करने होते हैं और वो 6 टेंसेस भी अगर आपने मजबूत कर लिए ना तो आपका बेड़ा बिल्कुल पार हो जाएगा। और आप लोगों का जो मिशन है ना इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली अच्छे से और बिना गलती किए बात करने का, वो मिशन में आप सफल हो जाएंगे। अब देखो क्या है ना कि हर तरह के लोग इसे देख रहे होंगे वीडियो को। और जब मैं कहता हूँ 12 है, 12 में से केवल 6 सीखने, 6 को सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो कई ढेर सारे लोग बाग हो सकता है, और मैं तो कहता हूँ करें, अगर कमेंट कोई कहना चाहता है कि हाँ कि कमेंट करेंगे कि ऐसा क्या भी जब 6 यूज ही नहीं होते तो अंग्रेजों ने बना बनाया दिए, बना दिए उन्होंने, तो मतलब ठीक है। तो अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया तो क्यों बना दिया उन्होंने 6? लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए बोलने में इस्तेमाल नहीं होता। अब जैसे मैं जिक्र करता हूँ एक, जैसे हमारे क्या होता है ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये 3 हिस्से होते हैं और फिर 3 के 4 और टेंसेस बना दे तो टोटल 12 टेंसेस हो जाते हैं। इनमें से एक टेंस का मैं जिक्र करता हूँ और दर्शक लोग भी रिलेट करें, इसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। वो एक टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप लोगों को याद आता है ये सेंटेंस कब, कहाँ और कैसे बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको याद है कि इसे कैसे बोलते हैं? नहीं याद आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर उन्हें याद आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं पहले, और पॉज करके तुरंत बता दें अगर, क्योंकि यहाँ पर बहुत मजा आएगा अगर आप इंटरेक्टिव वे में आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे। दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ ये, दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ अगर आप इसे इंटरेक्टिव वे में देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, इन्वॉल्व अगर हो जाएंगे आप इस वीडियो के साथ में। क्योंकि मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं इन लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिलता रहेगा। तो हाँ ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये याद आ रहा है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ नहीं याद आता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे कुछ इस तरीके से बोलते हैं, आई हैव बीन, इस तरीके से बोलते हैं। अच्छा नहीं आता तो पूरा सेंटेंस बोलता हूँ मैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। 1 day ऐसे लिखते थे। याद आया कुछ? हाँ एप्लीकेशन में एप्लीकेशन से बचपन में हमें एप्लीकेशन लिखना सिखा देते हैं और हम लोगों को ये सेंटेंस बता रहे होते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। सच बताऊं तो मुझे तो ये सेंटेंस बचपन में जब बताया गया था तो मैंने पूछ लिया टीचर से, ये शायद 2nd-3rd क्लास के आसपास की बात होगी, कि जी इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये कि मैं बुखार से, मतलब बुखार आ रहा है मेरे को इसलिए। तो मैंने 1-2 बार कहने की कोशिश भी करी कि भाई आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर क्यों नहीं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ही क्यों?
तो मैंने कई बार लोगों से पूछा, लेकिन सबने कह दिया कि नहीं बस यही लगेगा, यही लगेगा। और आप यकीन मानिए कि आप लोगों ने ये जो सेंटेंस सुना है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसके अलावा इस वाली ग्रामर को आप लोगों ने यूज होते हुए और कहाँ देखा है? आप यकीन मानिए, आजकल तो वैसे भी ओटीटी का जमाना है, मूवीज बहुत सारी ओटीटी पर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, और वहां पर सबके साथ में टाइटल्स, सॉरी, उनके सामने सबके साथ, और उन सभी मूवीज के सामने सबटाइटल्स आते हैं। सबटाइटल्स ऑन करके आप देखो तो सही जरा एक बार को कि ये वाली ग्रामर यूज कहाँ हो रही है। यूज ही नहीं अब होती तो कोई पूरी। बोलता भी नहीं है। हाँ, पूरी मूवी निकल जाएगी, पूरी वेब सीरीज खत्म हो जाएगी, वेब सीरीज के सीजन्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये वाली ग्रामर देखने को नहीं मिलती। ये बहुत लगभग ना के बराबर यूज होती है। तो जब ये यूज ही नहीं होती तो इसके ऊपर खामखा अपना दिमाग क्यों खराब करना। जी। और मजेदार बात ये है कि ये जो मैं हटाने जा रहा हूँ अभी, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसे जब ये यूज ही नहीं होता तो इसे पढ़ने का और इसके ऊपर खामखा अपनी एनर्जी खर्च करने का और टाइम खर्च करने का कोई फायदा तो है नहीं। ऐसे ही जो दूसरा टेंस बनता है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी हमारा बोलने में इस्तेमाल नहीं होता। सच बताऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो मैंने अभी बोला है, ये तो फिर भी कभी कभार कहीं पर देखने सुनने को मिल जाता है। पर ये आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा ये आज तक। और ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी हमारा बोलने में लगभग ना के बराबर इस्तेमाल होता है। मैंने भी ये आज तक इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा कहीं। मतलब मूवीज की अगर मैं बात करूं, वेब सीरीज की बात करूं, तो वहां तो मैंने ये कहीं इस्तेमाल होते हुए देखा ही नहीं है आज तक। तो 3 टेंसेस हमारे ये हो गए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप बताओ जरा, जब भी बोलने में इस्तेमाल ही नहीं होते तो खाम खा पढ़ने में, मतलब पढ़ करके अपना टाइम क्यों खराब टाइम करना है? वेस्ट। अच्छा, मजेदार बात ये है कि जब कोई व्यक्ति इंग्लिश सीखने जा रहा होता है ना, तो जो अटकता है तो वो इन्हीं में अटकता है जाकर के, और उसे लगता है कि यार ये तो आ ही नहीं रहे, मेरे को क्लियर हो ही नहीं रहे, तो मैं अंग्रेजी पता नहीं बोल पाऊंगा। अरे भाई, जहां पर तुम अटकते हो उन्हें सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो दर्शकों बेफिक्र हो जाओ, 12 में से केवल और केवल आप लोगों को सीखने हैं 6 छह। अभी तो 9 ही हुए, 3 ही निकालने हैं। आपने पहले बोला था अच्छा, कि हाँ, 6 अभी तो बाकी 3 और भी निकालने बाकी हैं। पता है ना, बाकी 3 और अभी निकलेंगे। हाँ, हाँ, तो वो तो मैंने तो बाकी 3 अभी और निकलने हैं। जी। अब वो कौन से निकलने हैं? तो दर्शकों, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके जरा फटाफट, और मुझे पता है ऐसे कोई करता नहीं है, हमने भी कभी नहीं करा पॉज ऐसे। सही। तो लेकिन अगर कर सकते हो तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर 3 टेंसेस में अभी और निकालने वाला हूँ। एक है हमारा पास्ट परफेक्ट, अभी निकाले तो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ। अब जो निकाले जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्यों निकालने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट इसलिए निकालने जा रहे हैं, अच्छा, ये वाली जो गलती जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक गलती करते हैं। यहाँ पर जो गलती जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जनरली इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली वो लोग कर रहे होते हैं। अब वो क्यों कर रहे होते हैं, कहने को तो मैं ये भी बता दूंगा, क्योंकि कोई बुरा ना माने दर्शक अगर कोई ऐसे हैं कि वो गलती करते हैं। देखिए, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की कमियां ठीक कराऊं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाऊं, बेहतर बनाऊं। मेरा मकसद किसी को बुरा कहना नहीं है, किसी को गलत कहना नहीं है, उनकी कमियां दूर करना जरूर है। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है जनरली वो मैं बस बता रहा हूं, तो किसी तरीके से बुरा ना माने। लेकिन आप लोग नोटिस भी करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे जो मैं कह रहा हूं कि ये कितना रिलेट करती है। अब पास्ट परफेक्ट मैं इसे क्यों हटा रहा हूं, अब इसे बोलते कैसे, इसको बोलने का तरीका क्या है? इसको बोलने का जो तरीका है वो है आई हैड गॉन टू मार्केट। आई हैड गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत ढेर सारे बच्चों के अंदर ये भ्रम बना रहता है। भ्रम क्या बना रहता है कि अगर हमने हैड नहीं लगाया तो ये बात पास्ट की है ही नहीं। है ही नहीं। तो जब भी उन्हें कभी कोई पास्ट की बात कहनी होती है ना, तो वो ऐसे ही बोलते हैं, आई हैड गॉन टू मार्केट, आई हैड सबमिटेड द फॉर्म। उन्हें लगता है हैड लगा दिया तो ही ये बात पास्ट की है। अच्छा, स्कूल्स में जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहां पर इंग्लिश बोलनी है, तो वहां पर बच्चे जब बोल रहे होते हैं तो कोई टीचर्स जनरली उन्हें टोकते नहीं है। अब टोकने का मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि एक तरफ तो बच्चा थोड़ा बहुत अपनी बोलने की कोशिश कर रहा है और टीचर फिर उन्हें टोक दे तो बच्चा जो है उसका मोरल डाउन हो जाता है। तो कोई बच्चा डिमोरलाइज ना हो इसलिए टीचर जनरली टोकते नहीं है। अब बच्चे लोग, जब टीचर ने 1 महीने तक नहीं टोका, 1 साल तक नहीं टोका, तो बच्चों को आदत पड़ जाती है। अब कोई सही गलत बताने वाला नहीं है। अच्छा, क्या होता है जब वो बोल रहे होते हैं तो कोई और टोकने वाला होता भी नहीं है। अब इंग्लिश में बोल रहे हैं, 10-12 सेंटेंस बोल दिए लगातार इकट्ठे, उसमें से एक सेंटेंस ये भी हो गया। लेकिन ये वाली गलती उनमें अक्सर बनी रह जाती है। लेकिन अब मैं फिर से कहूंगा ये, क्योंकि मैं जो सबूत देना चाह रहा हूं कि नहीं बोल रहे होते हैं, तो फिर से आप इस वाले टेंस को फिर से आप ओटीटी पर, मूवीज में, वेब सीरीज में जाकर के चेक करें, सबटाइटल्स ऑन करें, चेक करें। ये वाली ग्रामर भी वहां पर इस्तेमाल नहीं होती। तो कैसे बोलते होंगे फिर इसे? सिंपल बोलते हैं, जैसे आई हैड गॉन टू मार्केट नहीं बोल रहे होते हैं, इसे पास्ट इंडेफिनिट वे में बोल रहे होते हैं और सिंपली बोलते हैं आई वेंट टू मार्केट। इसे सिंपली बोल रहे होते हैं वो आई वेंट टू मार्केट, आई हैड गॉन टू मार्केट। तो ये वाली ग्रामर भी यूज नहीं होती है, ये भी यूज नहीं होती है, बस
तो 4 निकल गए, अभी 2 और निकालने हैं, 2 और निकालने हैं, वो भी निकाले देते हैं। अरे इन 2 को निकालने के लिए ना मुझे ये हिंदी में बताने में मजा आता है बजाय इंग्लिश के। कहेंगे आप लोग कैसे? देखिए अभी क्या होता है एक कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा, हम बोलते हैं कैसे हिंदी में, मैं नहीं। स्कूल जा रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं बात कर रहा हूँगा, हम नहीं बोलते ऐसे। और यही है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जब हम हिंदी में इस तरीके से नहीं बोलते हैं तो इंग्लिश में क्यों बोलेंगे? तो ये वाला टेंस भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है, ये वाला टेंस भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। नहीं है। तो 5 निकल गए हैं, एक छठा रह गया, गैस कर सकते हो? दर्शकों गैस कर पा रहे हो तो फटाफट कमेंट कर दो। आप सोच रहे हैं ना? हाँ, वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। और इसको बोलने का जो तरीका होता है कि मैंने खाना खा लिया होगा, मैंने फोन बंद कर दिया होगा, और इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। नहीं बनता जाकर। तो ये हम हिंदी में नहीं बोलते तो इंग्लिश में भी नहीं बोलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो 6 टेंसेस हैं निकल गए हैं, और मजेदार बात ये है कि जो आपको तकलीफ देते थे ये वही निकले हैं। अभी बच्चे केवल आप लोगों के पास ये 6 टेंसेस, मैं गारंटी लेता हूं इन 6 टेंसेस को आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ लिया, सीख लिया, समझ करके बोलना शुरू कर दिया, ये सारे के सारे बताऊंगा मैं कि इन्हें समझना कैसे है, यही मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें समझना कैसे है। जो तरीका मैं बताऊंगा वो मैं कहता हूँ बार बार कि तरीका आसान है, बिना ट्रांसलेशन और बिना ग्रामर की किताबों के आप आराम से बोलना सीख जाएंगे। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर मेरी तरीके से, अनपढ़ व्यक्ति भी, अनपढ़ तो नहीं मतलब थोड़ा, क्योंकि हम लोग हाँ। लिखना पढ़ना बताएंगे, तो ये है कि हाँ थोड़ा लिखना पढ़ना अगर आता है तो बहुत जल्दी बोलना सीख जाएंगे। और ये वाली जो बात है, ये वाली बात मैं केवल आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि मैंने कहा कि 12 में से 6 आपको सीखने, तो बाकी जो 6 मैंने हटा दिए ना, सही बात तो ये है मैं अपने कोर्स के दौरान इन 6 जो हटाए हैं इनमें से भी मैं 3 तो पढ़ाता ही हूँ, पर 3 तो मतलब मैं बिल्कुल पढ़ाता नहीं, उन्हें टच ही नहीं करता क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। बल्कि वो तो मैंने लिखने में भी कहीं पर नहीं देखे हैं, तो इसलिए उन्हें टच करने की जरूरत नहीं है। तो 3 का तो मैं जिक्र करूंगा भी। तो कुल मिला के कहने को तो मैं 9 पढ़ा रहा होता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 6 भी। पर ये बात कह रहा हूँ मैं केवल और केवल कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पढ़ाऊंगा, तो मैं अपने तरीके से ही टेंसेस का भले ही मैंने जिक्र कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किताबों के तरीके से घुस जाऊंगा जाकर के, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। जी सर। जी सर, इसीलिए आपका मार्गदर्शन चाहिए सर, क्योंकि हम सब बहुत सारे तरीके आजमा के थक चुके हैं सर। इसीलिए आपके तरीके के बारे में हमने बहुत सुना है, आपके आसान तरीके के बारे में। तो सर हमें अपने आसान तरीके के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल आसान तरीके के बारे में बताता हूँ मैं। देखिए जितना मैंने अभी तक बताया इतना तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कम से कम कि चलो यार भाई इतना सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और खासतौर वो जितना झंझट वाला था वो तो खत्म हो गया है, और ये जो जितना बचा है इसे हम लोग अपना सीखना शुरू करते हैं। तो जितना मैंने अभी तक बताया है उससे आपका थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि भाई ये जो हमें परेशान करने वाले टेंसेस थे ये टेंसेस हमारे खत्म हो गए, खत्म हुए। अब जितने बचे हैं 6 बच रहे हैं, 6 के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इनमें मजबूती हासिल कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बात तो एकदम पक्की है। तो ठीक है, अब हम अपने पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि मैं अपने दर्शकों के बेसिक्स मजबूत कर सकूं, एक बेस क्लियर कर सकूं, एक समझ विकसित कर सकूं जो कि इस तरीके से सीखने में उनको फायदा पहुंचाए। तैयार हैं आप लोग? तो एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को सीखने वाला मान करके चलता हूं, तो इससे थोड़ा सा जरा ज्यादा आसानी रहेगी आपके दर्शकों को भी, और मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, रिलेट कर पाएंगे। और कुछ थोड़ा बहुत पता हो तो ठीक है। तो आप बता दोगे? तो सबसे पहले वैसे सवाल तो ये मेरे दर्शकों आप लोगों से ही है, लेकिन फिलहाल तो मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एक क्लास का बन सके रूटीन सा। तो दर्शकों ये आप लोगों से भी सवाल है, तो आप लोगों का अगर जवाब आता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग मुझे बताइए क्या सीखने के लिए बैठे हो आप यहाँ पर? इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। देखिए यही एक स्पोकन इंग्लिश, ये अच्छी बात है। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश और कुछ लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश। जो लोग बोलते हैं ना इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो लोग नहीं सीख पाते, और जो लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश सीखनी है वो लोग जल्दी सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखिए स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश का एक हिस्सा हो गया। कोई सी भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज के 4 हिस्से होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो रीडिंग राइटिंग नॉर्मली लोगों के ठीक ठाक रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोगों ने खूब करा है। लिसनिंग भी उन्होंने थोड़ा बहुत करा है तो वो लिसनिंग भी उनका ठीक ठाक हो जाता है। स्पीकिंग उन्होंने कभी करी नहीं है तो स्पीकिंग कमजोर हो जाती है। और जब स्पीकिंग करनी होती है, ध्यान से समझिएगा इस वाले पॉइंट को ना, जब स्पीकिंग करनी होती है तो लोग फिर से रीडिंग और राइटिंग करने लगते हैं। जब रीडिंग राइटिंग कर रहे हो तो स्पीकिंग कैसे सही होगी? स्पीकिंग पर तो वो पहुंचते ही नहीं है। अब जब स्पीकिंग पर पहुंचेंगे तो गड़बड़ है। तो इसलिए हमारा फोकस सीधे डायरेक्ट कहां पर लेकर के जाना है आपको? स्पोकन पर। और जब स्पोकन की बात करेंगे तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। पहले तो आप इस वर्ड को ही समझें कि एक लैंग्वेज है।
ये जब मैं कहता हूँ कि एक लैंग्वेज है, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा और बारीक होकर के समझना ज़रूरी होता है। मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि यहीं पर हम लोगों से गड़बड़ हो जाती है। जब आप लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जितने भी लिंग्विस्ट हैं, एक्चुअली क्या होता है जब कभी हम लोग फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे होते हैं ना, तो हम लोग को अपने आस-पास ना लिंग्विस्ट लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि लैंग्वेज सीखना, दूसरी लैंग्वेज सीखना आसान है, कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन कर लिया, इसका मीनिंग ये और 2-4 सेंटेंस बोलने सीख लिए और वो हमारा बन गए जाकर के। लेकिन नहीं, लिंग्विस्ट होना अपना अलग होता है। वो भाषा के विज्ञान को समझता है कि भाषा के पीछे क्या विज्ञान है। विज्ञान मतलब कि उसके नियम, कायदे, कानून क्या, कैसे विकसित हुई है, वो कैसे उसे सीखा जा सकता है, कैसे आसान तरीका होता है। तो वो चीज़ें वो समझ रहे होते हैं। तो मैं लिंग्विस्ट की जब मैं बात करता हूँ, तो लैंग्वेज जो होते हैं, तो जितने भी लिंग्विस्ट होते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप उसे ट्रांसलेशन वाले तरीके से सीखें या इस तरीके से सीखें या वो ग्रामर की किताबों के रट्टे मारें, कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। तो यहाँ पर भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये लाओ कि आप क्या सीखने के लिए बैठे हो। एक स्पोकन इंग्लिश। हाँ, स्पोकन इंग्लिश। अब स्पोकन इंग्लिश से भी मैं थोड़ा-सा फोकस लाना चाहता हूँ आप लोगों का लैंग्वेज की तरफ। क्या सीखने के लिए बैठे? लैंग्वेज। अब आप लैंग्वेज से आप लोग क्या समझते हो? भाषा। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज क्यों शुरू की गई होगी? भाषा है, मुझे तो ये भाषा आपने बोला, ये अच्छा लगा मुझे तो। मैंने पूछा लैंग्वेज क्या है जी? भाषा। फिर किसी से पूछा जी भाषा क्या है? जी लैंग्वेज। लैंग्वेज ठीक है, पर लैंग्वेज है क्या ये? एक बातचीत करने का जरिया है। हाँ, बातचीत करने, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के जरिया। लैंग्वेज नहीं होती तो हम लोग बातचीत करते क्या? नहीं। तो लैंग्वेज क्यों यूज हो रही है? बातचीत करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, और एक घटिया सवाल पूछ लेता हूँ मैं घटिया सा इसलिए बोल रहा हूँ, सवाल तो बहुत काम का है, क्योंकि कई बार बच्चे लोग मुझसे पूछता हूँ ना मैं, तो वो लोग बड़े सकपका जाते हैं और बड़े ऊट पटांग से जवाब दे देते हैं कि हम बातचीत करते ही क्यों हैं? एक दूसरे के बारे में जानने के लिए। एक दूसरे के बारे में जानने के लिए। ये देवी बड़ा जानने के शौकीन है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आप किसके बारे में आजकल जानने की खोज कर रहे हैं? मतलब कोई भी तो जैसे मतलब जब कभी आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप जानना ही चाहते हैं लोगों के बारे में। हाँ, तो सामने वाला हमारे बारे में, हम उनके बारे में, चाहे चलिए ठीक है, हाल तो समाचार दर्शकों, जो भी है। आप समझ रहे हैं ना मतलब क्या कहना चाह रही हैं मैडम? अपने बारे में बताना चाह रही है, तो जानना चाह रही है। आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरा सवाल ये था आप लोगों से कि आखिरकार हम लोग बातचीत करते ही क्यों हैं? बातचीत हम लोग बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब सवाल करता हूँ बच्चों से तो बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, समझने समझाने के लिए, जैसे कि आपने बोला था, हमने तो खैर मजाक में ले लिया, लाइटर वे में। लेकिन मैं इससे भी नीचे, क्योंकि अगर मैं कहूँगी एक बुद्धिहीन व्यक्ति है, बिल्कुल पागल ही व्यक्ति है, बोलता तो वो फिर भी है, तो वो क्यों बोल रहा है? वो ना तो समझ पा रहा है, ना समझाना चाह रहा है, ना समझ पा रहा है, ना फिर कुछ विचार है उसके, ना किसी के विचार जानना चाह रहा है। तो बिल्कुल लोअर लेवल पर भी आ जाए, कम से कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? वो बोल रहा है क्योंकि या तो वो आपको कुछ बताना चाहता है या फिर आपसे कुछ मतलब जानना चाह रहा है। या तो वो आपको कुछ बताना चाहता है या कुछ जानना चाहता है। कोई सी भी लैंग्वेज जो होती है, उसका जो आविष्कार हुआ है, उसका जो विकास हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि या तो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज, ठीक है, या फिर आपसे कुछ जानना चाहते हैं, उसको लेते हैं, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज जो है वो काम करती है एक मीडियम के तौर पर। कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक मीडियम है। मीडियम यानी कि माध्यम है। अब कई बार तो लोग मीडियम नहीं समझते, माध्यम नहीं समझते, क्योंकि लोग ना चीजों को रट लेते हैं। मैं बार-बार दर्शकों से ये कहता हूँ कि भाई मैं चीजों को थोड़ा सा ना ज्यादा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट ना उनके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे कि यही है, मीडियम क्लियर नहीं होता, माध्यम क्लियर होता है। देखिए माध्यम का मतलब वो होता है कि किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ने वाला। जैसे एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो अब इन दोनों किनारों को अगर जोड़ना है, तो इन दोनों किनारों को जोड़ने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों किनारों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? माध्यम। इसी को पढ़ने में अपना अलग ही बनाते हैं। इन दोनों चीजों को, इन दोनों किनारों को जोड़ने के लिए क्या बनाते हैं? पुल पुल बनाते हैं। इंग्लिश में पुल को कहते हैं हम लोग ब्रिज। तो ब्रिज जो है एक माध्यम हो गया, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए। और लैंग्वेज को भी जब हम लोग कहते हैं कि माध्यम है, तो ये किस चीज का माध्यम है? अगर माध्यम है तो ये भी किन्हीं दो चीजों को जोड़ेगा, तो ये जोड़ता है दो लोगों को। और दो लोगों के बीच में अगर जानकारी का आदान प्रदान करना है, तो इसके लिए यूज होती है हमारी लैंग्वेज।
और लैंग्वेज अगर नहीं है तो हम जानकारी इधर से उधर नहीं कर सकते। नहीं। तो यानी कि लैंग्वेज की पहली प्राथमिकता क्या होगी कि लैंग्वेज किस लिए विकसित हुई है और किस लिए इसका आविष्कार हुआ है, जानकारी देने के लिए या फिर जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहला नियम जो मैं बच्चों के दिमाग में बैठाना चाहता हूँ वो यही होता है कि सबसे पहले तो आप पर्पस ही जान लीजिए कि लैंग्वेज का पर्पस क्या है। लैंग्वेज का पर्पस है जानकारी लेना और जानकारी देना, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टू टेक इंफॉर्मेशन एंड टू गिव इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? To take to take information information and to give information. information. अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा और स्टाइल में बोलना चाहते हो ना तो टी पर थोड़ा सा फूक दे करके भी बोल सकते हो, टू टेक इंफॉर्मेशन एंड टू गिव इंफॉर्मेशन। To To take take information information and and to to give give information. to give गलत है। information. To give information. To take information and to give information। To take information and to give information. हाँ, to give information। तो टी पर थोड़ा सा फूक दिया और ये हमारा लगभग लगभग अंग्रेजी लेवल है। तो पहला ये वाला तो है, इसे नोट जरूर कर लें क्योंकि ये आगे आने वाले हमारे सारे वीडियोस में बार बार काम आएगा। नियम सुनने में बड़ा हल्का सा लगता है और लगता है कि ये क्या ही काम आने वाला होगा, नहीं, ये भाषा की सबसे पहली जरूरत हुई और ये हमारा बार बार काम आएगा। और जब आगे आने वाले वीडियोस में मैं बार बार बोलूंगा तब दर्शक लोग इस वीडियो को बार बार वो देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट क्लियर। तो टू टेक इंफॉर्मेशन टू गिव Information. अब मैं जरा थोड़ा सा दूसरे हिस्से पर चलता हूँ। तो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है यहाँ पर आकर के हमारी लैंग्वेज को Language. लेकर के। अभी तो क्या है कि अभी आपको लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। अब आगे की ये जो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ ये आपको बिलीव बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आगे सेंटेंसेस बनाने में। तो इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। एक एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें। एक बार में समझ में ना आए तो मैं कहूंगा इस वीडियो को वो 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार, 5 बार, जब तक ये क्लियर ना हो तब तक ना हो। और मजेदार बात ये है कि जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तब तक वो लोग इस कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लें। अभी क्या है कि अब हम बोलना शुरू करना है तो उसके लिए हम लोगों को बोलना शुरू करना है तो उसके लिए हम लोग को जानकारी लेनी है या फिर जानकारी देनी है। तो इसके लिए हमें सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे ना। Yes, sir. अब सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? Words की. वर्ड्स की। या सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? Words. वर्ड्स की। सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? Words की. वर्ड्स यानी कि वोकैब। हाँ जी सर, वोकैब की बड़ी दिक्कत होती है। मेरी वोकैब भी बहुत कमजोर है सर। वोकैब बहुत कमजोर। देखो वोकैब आप लोगों की कमजोर, सही बताऊं ना मैं एक लिंग्विस्ट होने के तौर पर और बहुत सारे लोगों जैसे इंग्लिश पढ़ाता रहता हूँ ना, बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे कि वोकैब बड़ी कमजोर है। लोग अपने आप को इतना कमजोर मान लेते हैं। एक्चुअली वोकैब कमजोर नहीं है। अभी थोड़ी देर में ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप लोगों की वोकैब कमजोर नहीं है। वोकैब आप लोगों की बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक बात मैं जरूर मानता हूँ कि वोकैब को ना आप लोगों को यूज करना नहीं आता, उसे प्रॉपरली यूज करना नहीं आता, सही तरीके से यूज करना नहीं आता। और वही सही तरीके से यूज करना सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए वोकैब को लेकर के बहुत सारी दिक्कत हो जाती है क्योंकि जब लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं और कई बार जो सिखाने वाले लोग भी होते हैं तो वो बहुत ढेर सारे पचड़ों में डाल देते हैं। जी. कहते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। हाँ वो सब हैं। लेकिन आप एक नया व्यक्ति सीखने के लिए आ रहा है तो इन चीजों की समझ ही क्लियर नहीं होती है। जब समझ क्लियर नहीं होती तो वो उनको ढंग से यूज भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों की समझ के लिए जितने सारे बच्चे होते हैं सीखने वाले उन लोगों को ही, ताकि वो लोग आसानी सीख सकें, इन्हीं सारे वर्ड्स को मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। और आप यकीन मानिए इन्हीं 3 कैटेगरी के वर्ड्स को जोड़ करके हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ये जो 3 तरह के वर्ड्स हैं हमारे, इनकी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और क्योंकि ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं ये कहीं पर भी ग्रामर की किताब में, यूट्यूब पर, कहीं पर भी आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए इन्हें अच्छे से समझना है। तो ठीक है, 3 तरह के वर्ड्स मैंने बना दिए, उसमें से मैं पहले का जिक्र करता हूं। और नामकरण भी मेरा ही करा हुआ है, ये फिर से कहीं ग्रामर की किताब नहीं है। तो इन पहले जो कैटेगरी बनाई है उनको मैंने नाम दिया है ग्रामर वर्ड्स। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ग्रामर वर्ड्स मैं ग्रामर वर्ड्स किसे कह रहा हूं, इन वर्ड्स को बाकी और वर्ड्स से बिल्कुल अलग रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब आप पूछेंगे कि ग्रामर वर्ड्स क्या होते हैं? ग्रामर वर्ड्स क्या होते हैं? ग्रामर वर्ड्स, अब आप लोगों से एक सवाल करता हूं मैं कि आप लोग एक बात बताओ, अगर आप लोगों को ऑमलेट बनाना है, ऑमलेट समझते हैं ना? जी. आप खाते हैं? नहीं. खाते हैं? अरे वाह, क्यों खाते हैं? आप खाते हैं ऑमलेट? नहीं, आप कभी नहीं कभी. कभी खाते हैं। चलो ठीक है, मैं तो नहीं करता, लेकिन फिर भी तो अगर आप लोग ऑमलेट खाते हैं तो बताओ ऑमलेट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है जिसके बगैर आप ऑमलेट बना ही नहीं सकते? एग के बगैर आप ऑमलेट नहीं बना सकते। इसके अलावा ऑमलेट बनाने वाली बहुत ढेर सारी चीजें अगर आपके पास हैं भी ना, तभी आप ऑमलेट नहीं बना सकते। जबकि एग आपके पास है और आपके पास अगर नमक नहीं है, ऑमलेट बन जाएगा? बन जाएगा, बिना नमक का बनेगा।
अगर आपके पास मसाले नहीं है, धनिया, मिर्च, टमाटर, प्याज नहीं है, तभी बन जाएगा ना। जी। तो यानी कि अंडे के बगैर ऑमलेट नहीं बन सकता। यानी कि आप ऑमलेट को बनाने के लिए अंडे की जरूरत का एहसास है आपको। यस। ऐसी और चीज मैं कहता हूँ आप लोगों से जैसे कि आप लोगों से अगर मैं कहूँ कि आलू गोभी की सब्जी बनानी है, अब आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आलू गोभी। आलू और गोभी। और आलू और गोभी अगर ना मिले, बाकी सब है आपके पास, नहीं बन पाएगा ना। नहीं। इन दोनों एग्जाम्पल को जोड़ करके अब आप ये समझने की कोशिश करो कि जितनी ज्यादा जरूरत आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए आलू गोभी की है, जितनी ज्यादा जरूरत अंडे की है ऑमलेट बनाने के लिए, उतनी ही ज्यादा जरूरत किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर वर्ड्स की है। उतनी ही ज्यादा उतनी ही ज्यादा जरूरत किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर वर्ड्स की है। क्लियर होती है बातें यहाँ तक? यस सर। बस तो यही बात समझ में आती है। और मैं कई बार बच्चों से कहता भी हूँ कि मैं इन्हीं ग्रामर वर्ड्स की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराने की ही कायदे में फीस लेता हूँ। अगर मैंने आप लोगों को इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने मिशन में पास हो गया और मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। और अगर इंग्लिश कमजोर रह जाती है तो कई बार इनकी ही कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से रह जाती है। इन्हीं की कॉन्सेप्ट को कई बार बच्चे लोग गलत तरीके से समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, पर मैं इन्हीं की कॉन्सेप्ट को इवोल्यूशन वाले मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं और इस तरीके से समझने के बाद व्यक्ति के दिमाग में इतना परमानेंट बैठ जाता है वो कभी नहीं भूलता। और अगर हमसे कोई पढ़ा हुआ होगा बच्चा और अगर वो हमारा ये वीडियो देख रहा होगा तो वो इसे कमेंट में बताएगा आकर के, वो कभी नहीं भूल सकता इस वाली बात को। और बाकी जो तरीके होते हैं उनमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट में पहले वर्ड मैंने क्लियर कर दिए, कौन से हुए वो हमारे वो ग्रामर वर्ड्स। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान नहीं करना और आप इसे भी नोट कर नोट लें। कर रहे हैं। ठीक है दर्शकों, आप लोग भी नोट कर लें। एक दो एग्जांपल भी दे दीजिए ग्रामर वर्ड्स एग्जाम्पल के, तो मैंने एग्जाम्पल दिए ही है। आसानी से समझ सकें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं कहूँ, देखो क्या होता है कि आप बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना, बिल्कुल एक बेसिक एग्जाम्पल देना और एक थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। एक बेसिक एग्जाम्पल में ये बात बनती है करके, जैसे कि आप अपने बारे में अगर कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप जब कभी अपने बारे में कहना चाह रहे हैं तो आप लोग अपने बारे में बात करने के लिए लगाएं आई। आप इसे इस तरीके से समझें, ऐसा ना समझें कि आप मैं का मतलब आय होता है या आय माने मैं का लगाना है, नहीं। ऐसे ही आप मेरे बारे में, यानी जिससे बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने हो, मेरे से बात कर रहे हैं, तो मेरे बारे में बात करने के लिए आप लोग लगाएंगे यू। अब आप ये ना समझे कि यू माने तुम होता है, आप डायरेक्टली समझे कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो आपके लिए यू है। अब ये वर्ड मीनिंग के रटिफिकेशन से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। इससे जितनी जल्दी बाहर निकल जाएंगे उतनी जल्दी आप कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर देंगे। अब मैं जरा थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक वर्ड होता है, अब क्या आता है कि जब मैंने आई और यू का एग्जांपल दिया तो बहुत ढेर सारे दर्शक लोग हैं वो सोच रहे हैं कि यार सही बात है, तो क्या हुआ अगर आप ऐसे करो तो आई माने मैं से भी तो हमारा काम चल ही रहा है, आई माने तुमसे भी तो हमारा काम तो चल ही रहा है। भाई ठीक है, काम चल रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा ना एक ये आसान एग्जांपल दे देता हूँ और एक टफ एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। कई बार बच्चे लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं एक वर्ड होता है बहुत परेशान करता है बच्चों को और वो होता है हैव होता है। और बच्चे लोग कहते हैं सर ये हैव कहाँ का कैसे यूज करते हैं सर, हैव समझा दो मेरे को। और मैं कई बार उन्हें, जब से शुरू में कोई आया तो मैं कई बार उन्हें टालता रहता हूँ। तो हैव क्या होता है कि वो कई तरीकों से यूज होता है। जब क्लास में होता है तो कम से कम 7-8 बार ये हैव पढ़ा रहा होता हूँ, एक कॉन्सेप्ट ना अलग अलग उसकी क्लियर कर रहा होता हूँ, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसे प्रैक्टिस करो, फिर एक दूसरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर प्रैक्टिस, फिर तीसरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो अच्छे से क्लियर होता है वो। फिर ऐसे ही आप अब हैव का एक प्रॉपर मीनिंग नहीं ढूंढ पाओगे। अब आप हैव का प्रॉपर मीनिंग, हिंदी मीनिंग नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए आप उसे प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते। ऐसे ही दूसरा वर्ड होता है बी। ऐसी बी अंग्रेजों ने क्यों यूज करना शुरू कर दिया, इसको समझोगे तब तो आप बी को प्रॉपर्ली यूज कर पाओगे। वरना लोग क्या कहते हैं कि बी का मीनिंग बता दो जी, इसका मीनिंग बता दो, हिंदी मीनिंग, तो हम लोग इसे यूज कर लेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे होते हैं, वुड हैव है, कुड हैव बीन है। बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और ये सारे आते हैं हमारे ग्रामर वर्ड्स में। ये सारे आते हैं हमारे ग्रामर वर्ड्स में। तो इनकी कॉन्सेप्ट ही क्लियर करनी है कि इन्हें प्रॉपरली अंग्रेजों ने क्या सोच करके यूज करना शुरू करा, वैसे ही हम सोचना शुरू करें और बोलना शुरू और यूज करना शुरू करें, वैसे ही हम सोचना शुरू करें और यूज करना शुरू करें। तो दिमाग की बिल्कुल जड़ में बैठ जाता है ये बात, जाकर के ट्रांसलेशन खत्म। जी सर। तो पहले कॉन्सेप्ट जो हुई तो क्या हो गया हमारे, तो ये कौन से किसके एग्जांपल दिए मैंने आपको, ग्रामर। वेरी गुड। तो ये ग्रामर वर्ड्स के एग्जांपल हो गए। हाँ अच्छा सर, तो दूसरे कौन से हैं जो आपने बनाए हैं? दूसरे, हाँ मैंने ही बनाए हैं, मैंने ही बनाए हैं। मैं दूसरे वाले बताने से पहले देखो इस वाले रूम में अब आप लोग कोई एक ऐसी चीज
ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल। जी। दर्शकों आप भी सुनिएगा, अगर आप लोग वाकई में सीखने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी जहां पर भी देख रहे हैं, अपने रूम में, अपने आसपास जहां कहीं भी रहे वहां पर भी मेरे इस सवाल को कि जो भी चीजें देख रहे हैं तो वहां पर कोई एक आध ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करो, और जो लोग देख रहे हैं उनसे कहूंगा वीडियो पॉज करके देखें कि एक आध ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करो जिसका नाम उन्हें हिंदी में पता है मगर इंग्लिश में नहीं पता, हिंदी में पता है। जिनका नाम आपको हिंदी हिंदी में पता है मगर इंग्लिश में नहीं पता है। क्या हुआ? ढूंढ रहे सोच हैं। रहे क्या हुआ? नहीं ढूंढ पा रहे ना? बहुत मुश्किल से ही आप लोग और दर्शक लोग भी, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो लोग भी रिलेट कर पाएंगे इस बात को। दर्शकों बताइएगा कमेंट में, क्या आप अपने आसपास कोई चीज ऐसी ढूंढ पाए जिसका नाम आपको हिंदी में पता है और इंग्लिश में उसका नाम आपको नहीं पता? क्या? इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा एक मिनट, एक गेम और खेलते हैं जरा। जी। कि अब आप लोग कोई एक आध ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करो जिसका नाम आपको इंग्लिश में पता है मगर हिंदी। हिंदी में नहीं पता। सबसे पहले तो सर मोबाइल ही, मोबाइल, मोबाइल। हाँ ठीक है, हाँ ये मोबाइल हो गया, और ये माइक, 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 हाँ माइक हो गया, और माइक हो गया, और एसी। एसी, जी सर। सर आपने क्यूब रखे हैं वहाँ पे। हाँ ये ऊपर मेरे पहुंच गया अभी। जी सर। ये क्यूब मेरे को वाकई में बहुत पसंद है, इनको सॉल्व करने का बड़ा आनंद आता है। जी सर। तो इनसे मैंने सुना ऐसा कि क्यूब वगैरह को सॉल्व करें तो दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। हाँ। और दिमाग तेज से एक बात बताई मैंने, एक बात और बता दूं, एक बात और याद आती है, मैं बता दूं कि जब आप नई नई लैंग्वेजेस सीखते हो ना जी। तो ये भी दिमाग तेज करने में आपकी मदद करता है। जी। साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है, और दर्शक लोग इसे गूगल कर लेंगे जाकर के। जब आप नई नई लैंग्वेज सीखते हो जी। और मन से सीख रहे हो तो उससे आपका दिमाग भी जो है वो तेज होता है, तेज होता जी, यानी दिमाग की क्षमता बढ़ती है, उससे दिमाग तेज होता है। तो चलिए ठीक है, अगर वो जो लोग नई भाषा सीख रहे हैं उनके लिए एक मिल गया hint। हाँ आगे। तो मतलब तो काफी चीजें मिल गई आपको। देखो जी। मोबाइल हो गया, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमारा कीबोर्ड भी हो है। गया, कीबोर्ड है। हाँ। कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया, माइक हो गया, कैमरा, माइक। कैमरा कैसे भूल गए आप कैमरा। लोग? हाँ, जी, कैमरा, कैमरा हो कैमरा गया, है। स्विच हो गया, स्विच बोर्ड हो गया। तो ये इतने सारे वर्ड्स हैं जिनको आप इंग्लिश में बोलते हो, जानते हो, मगर मजेदार बात ये है कि आपको तो ये पता भी नहीं कि इन्हें हिंदी में क्या बोलते क्या हैं। बोलते? बहुत कम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको हिंदी के शब्द कम पता है, कम पता है और इसके इंग्लिश के ज्यादा ज्यादा पता है। जब इंग्लिश के ज्यादा पता है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको इंग्लिश ज्यादा आती है ना, बस बोल ही नहीं जाती। बोल ही नहीं जाती, तो इसकी जिम्मेदारी पे तो मैं बैठा हूँ ना कि बोल नहीं कैसे। तो क्या मजेदार बात बनी आकर के ना, ये बात एकदम क्लियर हो गई जाकर के कि आपको वर्ड्स बहुत सारे आते हैं पर उनको यूज करना नहीं आता प्रॉपर्ली, और इसलिए मैं बता रहा हूँ। और यही एक्चुअली हमारे दूसरी तरह के शब्द हैं। ये जो है, यहाँ पर आप ढूंढ रहे थे चीजों के नाम, नाम। यहाँ पर ढूंढ रहे थे आप चीजों के नाम। नाम। जैसे ये माइक है तो माइक का नाम, नाम, जैसे मैं हूं तो मेरा भी एक नाम है, आपका भी एक नाम है। तो ये जैसे क्यूब हो गया तो क्यूब का भी आप ये नाम नाम है। क्यूब बोला आप लोगों ने इन्हें, तो ये नाम है। और ये नाम इन्हीं, यही हमारे दूसरे प्रकार के वर्ड्स हैं, इनको कहता हूं मैं नाउन वर्ड्स। क्या कहता हूँ? नाउन वर्ड। तो आप डायरेक्ट नाउन भी कह सकते नाउन। हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है कि मैंने अपनी कैटेगरी में तो वर्ड तो मुझे मजबूरी है जोड़ना, तो नाउन वर्ड्स हो गया। तो 3 तरह के वर्ड्स हो गए जिनमें पहले क्या पता चल गया हम लोगों को? Grammar Grammar words। इनको पढ़ाने की मैं फीस लेता हूँ। दूसरे कौन से हो गए हमारे? Noun Noun words। और इनकी कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर क्लियर है, यानी कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, और ये आप लोगों को ये आते भी बहुत ज्यादा है। इनमें आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत तकलीफ है भी नहीं। तो मैं 3 तरह के वर्ड्स कह रहा हूँ, उनमें से कम एक तो ऐसे हो गए ना जिनमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, दूर दराज तक कोई दिक्कत नहीं है, जी। बल्कि ये हिंदी से ज्यादा मजबूत हैं आप लोगों के। अब तीसरे पर आ जाते हैं। जी सर, वैसे दो नाम सुनने में तो बहुत मजा आया सर। अब तीसरे के लिए बहुत उत्सुकता हो रही है कि तीसरा नाम क्या बनाया है आपने। तीसरा नाम क्या? जी। भाई ये बहुत बढ़िया। तीसरा नाम क्या बनाया है? तो तीसरा नाम बताने से पहले, अब यहाँ पर भी तीसरा भी बताने से पहले मैं फिर से एक सवाल पूछूंगा, जी। और मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूंगा कि जहां पर भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना इन लोगों से, आप लोग भी ना वहीं पर वीडियो को पॉज करके ना थोड़ा सा मतलब Comment याद पे करने बताना। हाँ, वहां पर ना आप खुद कमेंट करके बताएं कि आप लोग उसे पकड़ पाए थे या नहीं पकड़ पाए थे। तो सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अभी एक बात बताओ, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, लैंग्वेज किस काम आती है? जानकारी देने, जानकारी देने। टेक इन्फॉर्मेशन टू To गिव give इन्फॉर्मेशन। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने इंग्लिश में बताया। आप कोशिश करो कि आपको हिंदी में याद मतलब सॉरी, आप भी कोशिश करें कि आपने इंग्लिश में याद आ जाए। तो जब भी मैं, और ये बार बार पूछूंगा मैं कि लैंग्वेज किस काम आती है, तो मुझे ये बार बार ये जवाब है टू टेक इन्फॉर्मेशन है, टू गिव इन्फॉर्मेशन। मैं चलो हिंदी में कह देता हूँ, जानकारी देने के लिए और जानकारी लेने के लिए। चलो अच्छा, ये भी समझ में आ गया मेरे। लेकिन अब मुझे ये बता दो कि जानकारी किस बारे में देनी है और जानकारी किस बारे में लेनी है? काम काम के बारे में, काम के बारे में मतलब
कुछ कुछ भी काम हम लेना है या काम कुछ काम कराना कराना है, है, हमें कुछ काम करना है। ये तो हाँ, हमने कर दिया है। देखो, यहाँ पर आप इस बात को, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मेरे पास मेरे किसी दोस्त का फोन अगर आ जाता है, फोन आ जाता है और मैं उससे बात करता हूँ और भी कहाँ है, वही मेरे से ये बोलेगा, मैं कुछ नहीं यार, अभी मैं जरा एक काम में लगा हुआ हूँ। लग- भले ही मैं उसे ये बताऊं कि हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो या फिर अगर मैं बता भी देता हूँ कि यार अभी वीडियो बना हम्म, वीडियो बना रहे हैं, तो यानी कि वीडियो बनाना हमारे काम हो गया। अगर ये वीडियो नहीं बना रहे हो तो मुझे ये काम बताने की जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ती। और वो कहता है कि यार देख भाई, तू अपने इस काम को जल्दी खत्म कर ले, फिर एक और काम के लिए जाना है, मेरे को वहां जाना है, या फिर चल छोड़, तेरे को अगर नहीं जाना है तो मेरे को अपनी गाड़ी दे दे, गाड़ी की चाबी दे दे, यार मेरे को एक काम निपटाना है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, और तू शाम को आकर के मेरे से गाड़ी ले लेना, नहीं तो मैं तेरे घर पर पहुंचा दूंगा। आप इन सारे के सारे सेंटेंसेस को नोटिस करने की कोशिश करो। इन सारे सेंटेंसेस में हम लोग, यानी कि मेरा दोस्त, वो कुछ ना कुछ करने की ही बात कर रहा है, या फिर मेरे से कुछ करने की बात कर रहा है। और आप नोटिस करोगे, जब भी आप कभी किसी, हमारे दोस्त लोग कई बार फोन करते हैं या फिर हम लोग फोन करते हैं, तो कई बार वो दोस्त लोग कुछ ऐसे बोल देते हैं कि भाई यार जब तेरे को काम होता है तभी फोन करता है। हम्म। मेरे को तो आज तक यही बात समझ में नहीं है, तो कब करें भाई? जब जरूरत होगी जब तभी। जरूरत होगी तभी तो फोन करेंगे, दोस्त कब काम आएंगे? जी। तो ठीक है, तो हाँ, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप काम नहीं है ना, काम मतलब आप काम वैसे समझ रहे हो फेवर, मैं फेवर के तरीके से समझने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे काम है हमारा, मैं खाना खाता हूँ, मेरी मम्मी बोलेंगी मुझे कि भाई खाना खा ले, तो यानी कि मेरी मम्मी ने मुझे कुछ काम करने के लिए बोला ना, खाना खाने के लिए। अगर खाना खाने का काम मुझे नहीं करना तो मेरी मम्मी मुझसे बोलते ही नहीं। बोलती ही नहीं, कहाँ चक्कर में पड़े खाने। मतलब कोई काम ही नहीं होता तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। हाँ, ये भी सोच के देखो, करीबन 800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर कर ही रहा है, वो कर ही रहा है, उसी को लेकर के वो सारी बातचीतें हो रही हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं करना होता, ना खाना ना पीना ना आना ना जाना, तो कोई सी भी लैंग्वेज होती ही नहीं। होती नहीं। जैसे पत्थर है, हाँ, पत्थरों को कुछ काम नहीं करना तो उनकी कोई भाषा नहीं है, जानवरों को कम काम करना है तो उनकी थोड़ी बहुत जो भाषा है, तो उसमें थोड़ी बहुत जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं। कुछ लोग तो साइंटिस्ट लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि पेड़ों की भी थोड़ी बहुत भाषा होती है, लेकिन उनके काम बहुत कम है। लेकिन इंसानों को ही सबसे ज्यादा काम करने होते हैं, इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा मैच्योर लैंग्वेज जो है वो इंसान की। और हमसे ज्यादा काम करने वाले भी कोई अगर जाति प्रजाति होगी जो शायद हम अभी नहीं जानते हैं, तो उनकी लैंग्वेज शायद और ज्यादा मैच्योर होगी। तो ये बात समझ में आती है। तो लैंग्वेज का मूल क्या बना जा करके, यानी कि लैंग्वेज की जड़ में क्या है, यानी कि वो चीज क्या है जिसकी वजह से भाषा का आविष्कार हुआ, किसकी वजह से लोगों ने बोलना शुरू करा, वो है काम धाम। काम धाम। वो क्या है? काम काम धाम। और इन्हीं काम धामों को मैं बोलना पसंद करता हूँ एक्टिविटीज। इन्हीं काम धामों को बोलना पसंद करता हूँ मैं एक्टिविटीज, Activities। और इन्हीं एक्टिविटीज को मैं कहना पसंद करता हूँ एक्शंस। और एक्शंस में उन्हीं को कह रहा हूं जिन्हें किताबें कहती हैं वर्ब। पर मैं किताबों वाला जो वर्ड है ना वर्ब, मैं इसे इस्तेमाल करने से बचता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा बचता हूँ। वजह ये है क्योंकि जैसे इस वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बच्चे लोगों का दिमाग जो 12 सालों तक किताबों में लगा रहा है, बार बार वो किताबों में चला जाता है, जाकर के नए तरीके से वो अपनी ट्यूनिंग बना ही नहीं पाते। और यही हमारे तीसरे प्रकार के वर्ड्स हैं जिनका नाम आप पूछ रहे थे, तो इनका नाम रखा है मैंने एक्शन वर्ड्स। तो 3 तरह के वर्ड्स हो गए। पहले कौन से हो गए हमारे? ग्रामर वर्ड्स। दूसरे कौन से हो गए हमारे? Noun नाउन वर्ड्स। तीसरे कौन से हो गए हमारे? Action वर्ड्स। तीसरे कौन से हो गए हमारे? एक्शन वर्ड्स। ग्रामर वर्ड्स की कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर हूँ, पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि यही क्लियर मैंने करवा दिया तो समझ लेना कि भाई मैं समझता हूँ कि मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया है, और आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो मतलब आपका मिशन सक्सेसफुल हो गया है। दूसरे जो नाउन वर्ड्स बताए उसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। है ही नहीं। तीसरे जो बताए वो है क्या? एक्शन Action वर्ड्स। आप इन्हें अभी फिलहाल के लिए जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें इंग्लिश आती है या नहीं आती है, लेकिन इसे कमजोर लेकर के ना चलें। अगर वोकैब की दिक्कत हम लोगों को पड़ जाती है ना, क्योंकि ग्रामर वर्ड्स तो हमारे लिमिटेड है, 100-150 के आसपास 200 के आसपास ही होते हैं, तो वो तो क्लियर रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है ना वो एक्शंस की ही आती है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो एक्शंस की ही आती है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक्शन हमें आते हैं, नहीं आते हैं। अच्छा, अगर एक्शन आते हैं तो जरा बताने की कोशिश करो। जैसे कि मैं बताता हूँ, हिंट देता हूँ, क्योंकि मैं हिंट इसलिए भी देता हूँ ताकि अगले एपिसोड के आने तक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने इन बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, और जो मैं कलेक्ट करने को कह रहा हूँ उनको कलेक्ट कर लें, एक अच्छा कलेक्शन बना लें, और वो कलेक्शन अगर उन्होंने बना लिया तो अगले एपिसोड से वो लोग तुरंत जल्दी सीखना शुरू कर देंगे।
जैसे कि अच्छा एक्शन की कॉन्सेप्ट के लिए एक्शन, जैसे कि मैंने अभी ये जैसे अपनी मम्मी का एग्जांपल दिया था, जैसे कि मेरी मम्मी ने कहा कि खाना खाना, तो खाना खाना एक काम हो गया ना। गाड़ी की चाबी दे दे तो गाड़ी की चाबी देना एक काम हो गया। तो मैं कहता ये हूँ कि जब कभी वो एक्शन को कलेक्ट करें तो कई बार बच्चे लोग क्या काम करते हैं, एक दिक्कत कर देते हैं, वो एक्शन के नाम पर केवल एक ही जगह, जैसे कि मैं कहूँगा कि दरवाजा बंद करना, तो वो लोग केवल बंद करने को ही अपना ध्यान देते हैं। और मैं कहूँगा पंखा बंद करना, तो पंखा बंद करना इसे अंग्रेजी लोग अलग तरीके से बोलते हैं, और दरवाजा बंद करना अंग्रेजी लोग इसे अलग तरीके से बोलते हैं। तो दोनों तरीके ये अलग अलग हैं। जैसे कि पंखा बंद करने के लिए बोलेंगे स्विच ऑफ द फैन, और दरवाजा बंद करने के लिए बोलेंगे क्लोज द डोर, या कई बार शट द डोर भी बोल देते हैं। तो अब पंखा बंद करने के लिए नहीं बोले शट द फैन या क्लोज द फैन, तो बच्चे लोग यहाँ पर बड़े कंफ्यूज हैं। तो बच्चे लोग क्या काम करते हैं, बहुत आलसी होते हैं। वो कहते हैं बंद करना हो तो क्या आप कुछ भी बंद करना जी, नहीं, हिंदी का विकास अलग हुआ है, हिंदी का इवोल्यूशन अलग हुआ है, इंग्लिश का इवोल्यूशन अलग हुआ है। तो जब भी मैं कहूँ लोगों से, तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि व्यूअर्स से कि आप लोग ये एक्शंस जरूर इकट्ठे करें, आप लोग ये एक्शंस जरूर इकट्ठे करें, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो उसी तरीके से इकट्ठे करें। तो सबसे पहले क्या हो गया, जैसे दरवाजा बंद करना, तो वो पूरा लिखे दरवाजा बंद करना, और इसे वो हिंदी में लिखे दरवाजा बंद करना, पंखा बंद करना, खाना खाना, खाना बनाना, बर्तन धोने, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। अब इनकी लिस्ट हिंदी में ही तैयार करने को कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पूरी लिस्ट इसकी वो हिंदी में तैयार कर लें और एक पेपर में लिख लें। मैं तो कहता हूँ नोटबुक में ये पीछे की तरफ लिख लें। और अगर आपको अगर आपको इनकी ये जो एक्शंस आपने लिखे, अगर इनकी इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी लिख लें, और अगर नहीं आती है तो हमें कमेंट करके पूछ लें। मैं फ्री हूँ, आप फ्री हैं, आप फ्री हैं, कोई भी कमेंट करके उनको बता देंगे। या फिर हो सकता है बहुत अच्छा रहेगा कि जो हमारे और दर्शक लोग हैं वो ही बता दें। तो ये लिस्ट अपनी बिल्कुल तैयार कर लें। वैसे इसकी एक छोटी सी मतलब एक एग्जांपल के तौर पर सैंपल लिस्ट जो है हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, ताकि और लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यूअर को दिक्कत होती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों के पास आप लोगों से जुड़ने का माध्यम अगर कुछ है तो वो कमेंट्स ही। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्लास में तो देखिए पढ़ाना क्या होता है ना, मुझे पता है कि मैं किसे पढ़ा रहा हूँ, तो उनके लेवल का मुझे पता होता है। अब क्योंकि वीडियो हमारे कौन कौन देखेंगे नहीं पता, तो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह की दिक्कतें आ सकती है। कुछ लोगों को लगेगा आसान है, कुछ लोगों को लगेगा कठिन है, कुछ लोगों को लगेगा नहीं कुछ ज्यादा कठिन है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपनी सारी दिक्कतें हम लोग को अपने कमेंट्स में बता जरूर दिए। हम पक्का 101% उसका समाधान लेकर के आप लोग के पास जरूर आएंगे। तो एक हल्का सा एडिट हो जाएगा तो ये होगा। तो मैं चाहूंगा ये कि व्यूअर्स आप लोग हमारे अगले एपिसोड आने तक ये ढेर सारे एक्शंस की, और सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हम हफ्ते में करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो महीने में करते हैं, पर कुछ नहीं काम तो है, और ज्यादा से ज्यादा 150-200 काम होंगे। इन्हीं कामों के बारे में हम लोग बार बार बातचीत करते होंगे। ये एक्शंस ही कई बार लोगों के कमजोर रह जाते हैं। कैसे कमजोर रह जाते हैं, अभी देखो दर्शकों को अगर नहीं लग रहा तो अभी बताता हूँ। मोमबत्ती को क्या कहते हैं, कैंडल। और मोमबत्ती जलाने को क्या बोलेंगे। अब मोमबत्ती जलाने काम हो गया ना, लाइट। मैं नहीं बताऊंगा, दर्शक बताएंगे। मोमबत्ती अब जली नहीं तो बुझेगी भी कैसे। मोमबत्ती क्यों आ गया, क्योंकि ये नाउन है। पर मोमबत्ती जलाना और मोमबत्ती बुझाना ये दोनों क्या हो गए आपके काम हो गए। आलू को क्या बोलेंगे, पोटैटो। आलू छीलने को क्या बोलेंगे, पील। चलो ये शुक्र है याद आ गया। आलू काटने को क्या बोलेंगे, कट पोटैटो। और मिर्च होती है, मिर्च को भी काटते हैं ना, मिर्च काटने को क्या बोलेंगे, कट द चिली। कट द चिली एक्चुअली वो अचार के लिए, लेकिन मिर्च को बहुत बारीक बारीक काटते हैं। तो जो कभी किसी को बारीक बारीक काटते हैं ना, तो उसके लिए लगाते हैं हम लोग चॉप। तो चिली के लिए कई बार तो चॉप बोल लेते हैं, हाँ चॉप द चिली। या फिर कुछ और भी चीज जैसे कोरिएंडर हो गया या फिर साग वगैरह हो गया, तो उसको बहुत बारीक बारीक काट रहे हैं, तो वो होता है हम लोग चॉप। तो जब बड़े बड़े टुकड़े काट रहे होते हैं जैसे पोटैटो काटना है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कट। तो कट और चॉप में भी अंतर समझ में आ गया। लेकिन कुछ बच्चे लोग होते हैं रट लेते हैं, तो जहाँ कट लगाना होता है वहां पर भी वो लोग चॉप। मैं इतना सारा सुन चुका हूँ लोगों से, कट द पोटैटो बोलना होता है बोल देते हैं चॉप द पोटैटो। टमाटर को तो चॉप नहीं करते ना, नहीं, अब टमाटर को तो कट ही कराया था। टमाटो के लिए बोल देते हैं चॉप द टमाटो। हो सकता है उनको पुलाव बनाने के लिए छोटा छोटा चाहिए, उसके लिए चॉप। पर आप बहुत अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, चिली हो गया, कोरिएंडर हो गया, इनके लिए तो इनके चॉप ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि एक्शंस की पूरी लिस्ट बनाएं और उसे पूरा लिखें कि खाना बनाना, खाना खाना, आलू छीलना। ऐसे ही आम खाना पता होगा, चलो ईट मैंगो बोल देंगे लोग, लेकिन आम तोड़ना
मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे दर्शकगण, मैं नहीं बताऊंगा। कम से कम ब्रेक द मैंगो तो नहीं होगा, नहीं नहीं कुछ होता है। जो भी होगा ठीक है, अच्छा। दर्शकगण बताएंगे। तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई, ये हमारे अगला एपिसोड आने से पहले आप लोग इन एक्शंस की बहुत एक 100 150 200 एक्शंस की लिस्ट जरूर तैयार। बना करके रखें, तो आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और आप यकीन मानिए कि अगर आपने ये लिस्ट भी तैयार कर ली ना, तब भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। आपकी बहुत ढेर सारी कॉन्सेप्ट जो है वो वहां से क्लियर हो जाएंगी 101%। तो प्यारे व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ गया होगा और हमारे इस वीडियो से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गएंगे। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमें कमेंट करें जो जो आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं इंग्लिश सीखने में अभी तक, तो हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपने इंग्लिश सीखने के जुनून को यूं ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।